आपको पता है कि फ़ेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने जब फ़ेसबुक को डेवलप किया था, इस वक़्त उन्होंने कहा था कि हमारा जो मकसद था वो ये था कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पर बांधे रख सकें। इसके लिए हमने फ़ेसबुक की प्रोग्रामिंग इस तरह से की जिससे फ़ेसबुक ह्यूमन साइकोलॉजी में मौजूद कमज़ोरियों का गलत फ़ायदा उठाया जा सके। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग बार-बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हैं। लेकिन जब शॉन पार्कर को ये पता चला कि फ़ेसबुक पर डेवलप किए गए इस डोपामाइन एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम की वजह से लोगों पर ड्रग लेने जैसा असर हो रहा है, लोगों को इसकी आदत होती जा रही है। ये जानकर शॉन पार्कर ने इसी वक्त 2005 में फ़ेसबुक से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि फ़ेसबुक लोगों की सोशल मीडिया एडिक्शन को अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और आज के वक्त में फ़ेसबुक के साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स इस ब्रेन हैकिंग मेथड का इस्तेमाल लोगों को अपने ऐप से एडिक्टेड बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने मोबाइल फ़ोन्स ऐप्स पर लगाएं। Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. अब जाहिर सी बात है कि आपके पास ये सवाल तो ज़रूर होगा कि आखिर कैसे एक ऐप लोगों को सोशल मीडिया से एडिक्टेड बना सकता है। इसका जवाब है डोपामीन। डोपामीन असल में एक केमिकल है जो कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के ज़रिए रिलीज़ होता है। अब आपको ये समझना होगा कि जब भी आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है तो ये डोपामीन आपको एक प्लेजर और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग करवाता है। और ये डोपामीन कब रिलीज़ होता है? जब एक इंसान शराब या ड्रग्स जैसी चीज़ें इस्तेमाल करता है। असलियत ये है कि ड्रग्स लेने के बाद इंसान को जिस मज़े का, जिस प्लेजर का एहसास होता है, वो इस वक्त इसके ब्रेन में डोपामीन के रिलीज़ होने की वजह से होता है। अब एक बार जब इसके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है तो उसका ब्रेन दोबारा उसे मोटिवेट करता है कि वो फिर से नशा करे, ताकि दोबारा डोपामीन रिलीज़ हो, आपको फिर से प्लेजर, मज़े का एहसास हो। वो शख्स दूसरी बार ये नशा करता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। इस तरह इसकी डोपामीन की भूख बढ़ती चली जाती है और वो ख़तरनाक से ख़तरनाक नशा करता चला जाता है। इसी तरह वो नशे का आदी हो जाता है। अब इससे आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ की आदत या लत लग जाने के पीछे डोपामीन का कितना बड़ा किरदार होता है। सवाल आता है कि इसका सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक़ है? तो मैं बता दूं कि ताल्लुक़ है और बिल्कुल है, क्योंकि फ़ेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और फाउंडिंग प्रेसिडेंट दोनों ने ही साफ साफ बताया है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज़ अपने यूज़र्स के ब्रेन को टाइम टू टाइम एक डोपामीन डोज देती रहती है, ताकि यूज़र्स को इनके ऐप्स की लत लग जाए। And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. So we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible and then give you back that dopamine hit. We did that brilliantly at Facebook. Instagram has done it, WhatsApp has done it, Snapchat has done it, Twitter has done it. पर मुद्दे की बात यह है कि आखिर कैसे कोई ऐप आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स को डोपामीन में रिलीज़ करने पर मजबूर कर सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये साल था 1980, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम वुल्फ्रम शोर्स था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए आखिर वो कौन से साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिनके ज़रिए एक इंसान के दिमाग में डोपामीन को ट्रिगर्ड किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से जिन बातों का पता चला वो आज इन टेक कंपनीज़ के लिए पैसा कमाने का ज़रिया बन चुका है। एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जब भी इंसान को किसी काम या किसी टास्क को पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है तो उस वक़्त हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स डोपामीन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे ब्रेन बिल्कुल वही असर पड़ता है जैसा कोई नशा करने के बाद पड़ता है। और इंसानी दिमाग की इसी कमज़ोरी का गलत इस्तेमाल ये टेक इंडस्ट्रीज़ आपको मेंटली एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रही हैं। ये सोशल मीडिया ऐप्स आपको फंसाए रखने के लिए जानबूझकर लाइक्स, कमेंट्स और व्यू का सिस्टम इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर पर एक फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करते हो और जब आपके पोस्ट पर लाइक, कमेंट या व्यू आता है तो यही लाइक या व्यू आपके ब्रेन को एक रिवार्ड मिलने की फीलिंग देता है और यही रिवार्ड मिलने की फीलिंग आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ को एक्टिव कर देता है। और यही वजह है कि एक पोस्ट करने के बाद आप बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हैं।
अपनी पोस्ट पर लाइक देखने के लिए, व्यूज देखने के लिए, क्योंकि इन्हीं लाइक्स व्यूज को देखकर आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, जिससे आपको प्लेजर और मजे का एहसास हो रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी पोस्ट पुरानी हो जाती है, उस पर लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स आना बंद हो जाते हैं। तब आप इस डोपामिन की आदत लगने की वजह से फिर से पोस्ट डालते हो ताकि इस पर लाइक्स और कमेंट्स आएं। तब आप इस डोपामिन की आदत लगने की वजह से फिर से पोस्ट डालते हो ताकि इस पर लाइक्स और कमेंट्स आएं। इस तरह आप पोस्ट करते जाते हो और लाइक्स, व्यूज मिलते जाते हैं और आप इस डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप में फंसते चले जाते हो। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस लूप में बुरी तरह फंसने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब आप इन लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, फिर चाहे किसी लड़के को लड़की बनकर नाचना ही क्यों ना पड़े। और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हरकत किस सोशल मीडिया ऐप्स पर होती हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। आगे मैं बताना चाहूँगा ट्रिस्टन हैरिस के बारे में, जो कि गूगल के एम्प्लॉय रह चुके हैं, लेकिन गूगल में रहते जिन बातों का उन्हें पता चला, उन्हें जानने के बाद उन्होंने गूगल की जॉब छोड़ दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सिलिकॉन वैली में मौजूद ये टेक कंपनीज जाने अनजाने में पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की डेली लाइफ और सोच समझ पर मनचाहा असर डाल रही हैं। और इन कंपनीज का मेन गोल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक फ़ोन पर रखना है, क्योंकि तब ही आप इनके प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट का यूज़ करोगे और इन्हें उससे फ़ायदा पहुँचेगा। Inadvertently, whether they want to or not, they're shaping the thoughts and feelings and actions of people. They are programming people. They want you to use it in particular ways and for long periods of time because that's how they make their money. और आप यकीन नहीं करोगे ये कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने ऐप्स को रखने के लिए किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ और कोडिंग का इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, बल्कि कई इंडस्ट्रीज़ जैसे नेटफ्लिक्स बिल्कुल इसी तरह अपने यूज़र्स के ब्रेन का, इनके वक़्त का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के CEO ने कहा था कि नेटफ्लिक्स का मेन कॉम्पिटिटर ना ही यूट्यूब है और ना ही अमेज़ॉन है। नेटफ्लिक्स का मेन कॉम्पिटिटर लोगों की नींद है, क्योंकि हमें लोगों को नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एंगेज रखने के लिए इनकी नींद कम करनी होगी। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये पूरा गेम आखिर कैसे खेला जा रहा है। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आई है हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।